हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कमलेश सिंह आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 11 के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति को हम लोग अपने दैनिक जीवन में हमेशा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम लोग क्षैतिज से किसी कोण पे ऐसे प्रक्षेपित कर दें तो यह वस्तु जो है ऐसे चलते हुए जाएगी और ऐसे फिर पृथ्वी को वापस आगे टकरा जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो बिंदुपथ है वस्तु का, यही गमन पथ है बिंदुपथ। इस बिंदुपथ का पथ जो है कुछ अलग तरह का है। अलग तरह का मतलब हम जब किसी वस्तु को ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंकते हैं तो ये वस्तु जो है क्या होता है, सीधी रेखा में ए से चलते हुए बी तक जाएगा और फिर बी पे कुछ क्षण रुक के फिर ये इसी दिशा में क्या होगा, उसी रेखा पे नीचे वापस को लौट आएगा। ये रैखिक गति है। या सड़क पे या फर्श पे हम किसी गेंद को लुढ़का दें तो वह गेंद जो सीधे आगे बढ़ती चलती चली जाती है, तो उस समय उस वस्तु के गति का पथ जो है एक रेखीय होता है। लेकिन जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज से 90 अंश से भिन्न कोण पे, यहाँ पे आवश्यक है कि प्रक्षेप कोण जो है 90 अंश नहीं होना चाहिए, तो 90 अंश से भिन्न कोण पे अगर हम फेंकें तो उस वस्तु के जो गति का पथ होता है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, सीधी रेखा नहीं होती है। तो इसका जो गति का पथ है, इस गति के पथ के कारण ही इस गति को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति की परिभाषा क्या होगा? तो प्रक्षेप गति का परिभाषा यही है कि जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पे प्रक्षेपित करते हैं तो वस्तु जिस पथ पे चलता है उस पथ को हम लोग प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। अब वस्तु के इस प्रकार की गति को हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य पथ पर चलने वाले वस्तु की गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देखा जाए कैसे इसमें क्या हो सकता है। प्रक्षेप गति है तो जो हम लोगों के पास गति के नियम है v बराबर u प्लस ए टी, एच बराबर u टी प्लस आर, उन सब नियमों का इसमें पालन होगा नहीं होगा, कैसे क्या होगा, उसी के विषय में इसमें अध्ययन करना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है और इस वस्तु को हम u वेग से प्रक्षेपित किए जो कि क्षैतिज से θ0 कोण पे है। तो ये वस्तु जो है ऐसे इससे चलती हुई जाएगी और फिर ये वापस पृथ्वी पर वापस लौट आएगी। जिस बिंदु से इसको प्रक्षेपित किया गया इसको O मान लीजिए, जो क्षैतिज रेखा खींची गई इसको यक्ष मान लीजिए और इसी यक्ष पे ऊर्ध्व दिशा में एक और रेखा लीजिए जिसे कि हम लोग क्या मानेंगे, y अक्ष। तो यक्ष अक्ष और y अक्ष जब ले लिया जाएगा तो इस वस्तु की गति का अध्ययन जो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ये वस्तु मान लीजिए किसी क्षण यहाँ पे पहुँचा या किसी क्षण यहाँ पे पहुँचा या किसी क्षण यहाँ पे पहुँचा, अलग अलग बिंदुओं की इसका गति का अध्ययन किया जाएगा। तो प्रारंभ में ये कोण जो है θ0 है, तो इस वेग हम कह रहे हैं, चाल नहीं कर रहे हैं, u वेग से अगर इसको प्रक्षेपित किया गया है तो इस वेग के दो घटक होंगे। एक होगा क्षैतिज घटक u cos θ और एक होगा ऊर्ध्व घटक u sin θ। अब u cos θ u sin θ, अब वस्तु जब यहाँ पहुँचेगा तो इसके जो घटक होंगे उस घटक में ये uy होगा इधर और ux होगा इधर। या ध्यान से देखिए यहाँ पे कोण बदल जाएगा। फिर जब वस्तु यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे केवल ux बचेगा, uy का मान जो यहाँ पे 0 होगा। अब यहाँ पे इसके गति का अगर देखा जाए तो ux इधर होगा और uy जो इधर होगा। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि u cos θ जो हम लोगों का वेग का क्षैतिज घटक है ux, ये पूरे गति के दौरान जो है एक ही दिशा में बना हुआ है। इधर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इसी दिशा में, यहाँ पर भी इसी दिशा में, यहाँ पर भी इसी दिशा में। तो पूरे इस गति के दौरान जो ux के मान में कोई परिवर्तन, ux की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ux की दिशा जो क्षैतिज है और इस वस्तु पे एक ही बल लगेगा, गुरुत्व बल,
और उस बल के कारण जो त्वरण होगा गुरुत्वीय त्वरण उसकी दिशा जो है नीचे की ओर होगी। तो जो जिस वेग का जो घटक जो है ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर ऊपर या नीचे की दिशा में, उसी वेग को ये जी प्रभावित करेगा। इस u cos थीटा की दिशा में कोई बल या त्वरण नहीं है, इसलिए u cos थीटा या ux जो है पूरे गति के दौरान जो है एक समान बना रहेगा। लेकिन uy का मान जो है यहाँ पे पर्याप्त है, u sin थीटा कम होते होते यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर जैसे जैसे वस्तु नीचे जाएगा वैसे uy अर्थात u sin थीटा का मान बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे फिर u sin थीटा का मान वही होगा जो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हम लोग 2-3 बिंदु लें, मान लीजिए यहाँ पे P लें, यहाँ पे Q लें, यहाँ पे O दिया ही गया है। तो इसमें ध्यान से देखें, तो प्रक्षेप्य का पथ, इसमें पहला टॉपिक होगा प्रक्षेप्य का पथ, कि जो ये पथ है, ये जो पथ है ये कैसा होगा, मतलब वृत्ति होगा, दीर्घवृत्ति होगा, परवलयाकार होगा, किस तरह का पथ ये आपटेन करेगा ये वस्तु। जब हम लोग इसको क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित कर देंगे तो इसके प्रक्षेप्य का पथ क्या होगा। तो प्रक्षेप्य का पथ जानने के लिए इसमें हम लोग वहीं से शुरू करें, मतलब वेग का क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक हम लोग शुरू में निकाला है ux बराबर u cos थीटा 0, और वेग का ऊर्ध्व घटक, वेग का ऊर्ध्व घटक का मान कितना होगा, तो ये है uy और इसका मान है u sin थीटा 0। अब मान लीजिए कि ये वस्तु जो है पूरे यहाँ से P और P से Q तक जाने में पूरा समय अगर t लेती है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो OQ है, वस्तु के पास चली गई दूरी बराबर 4 गुणे समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय को अगर अप्लाई करें तो क्षैतिज दूरी कितनी होगी, क्षैतिज दूरी जो यक्ष निकलेगा कितना निकलेगा, क्षैतिज दूरी अगर यक्ष तय करती है वस्तु, क्षैतिज दूरी यक्ष का मान कितना होगा, तो दूरी बराबर चाल मतलब क्षैतिज चाल है इसका u cos थीटा, और समय मान लीजिए t है तो u cos थीटा इंटू t हो जाएगा क्षैतिज दूरी। और ऊर्ध्व दूरी कितना तय करता है, ऊर्ध्व दूरी मान लीजिए कि ये अगर y दूरी तक जाता है, यहाँ पे कुल y ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल y दूरी तय करता है, तो इस y तक जाने के लिए प्रारंभिक वेग इसका u sin थीटा 0, और गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है ही वो नीचे की दिशा में, और यहाँ पे इसका वेग जो है 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे वेग के ऊर्ध्व घटक के लिए, वेग के ऊर्ध्व घटक के लिए प्रारंभिक वेग u बराबर u sin थीटा, अंतिम वेग v बराबर 0 और x बराबर y। तो x बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर का फार्मूला अगर यूज़ करें हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा x की जगह पे y, u की जगह पे u sin थीटा माइनस ये g का मान माइनस होगा क्योंकि बस ऊपर जा रहा है और त्वरण जो है नीचे को लग रहा है, ये माइनस हो जाएगा हाफ g या t छूट गया, हाफ g और t स्क्वायर, t का मान समीकरण 1 से निकाल के इसमें रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा y बराबर u sin थीटा इंटू एक्स बाई u cos थीटा माइनस हाफ g, t मतलब एक्स बाई u cos थीटा 0 का होल स्क्वायर, यहाँ u से ऊपर दिया आएगा, y का मान मिल जाएगा हम लोगों के पास x tan थीटा माइनस g बाई 2u स्क्वायर और इंटू 1/cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दीजिए और एक्स स्क्वायर यहाँ कर दीजिए इंटू एक्स स्क्वायर। यह समीकरण एक्स वाई के चर में है और एक्स वाई के चर में होने के कारण यहाँ पे एक चर का वर्ग है और यहाँ पे एक दूसरे चर का एक भाग है।
यह समीकरण जो y बराबर ऐसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के रूप का है, और एक्स बराबर 4ay जो होता है यह एक परवलय का समीकरण होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो है एक परवलय का समीकरण होता है, इसलिए कहा जाता है कि प्रक्षेप्य पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार होता है। इस समीकरण से प्रमाणित होता है कि इस पिंड का जो गति का पथ है, इस गति का पथ यह परवलयाकार होगा, अर्थात वस्तु जो परवलय के आकृति में गति करेगी। परवलयाकार पथ अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इस समीकरण को ला के यहाँ लिख देंगे और नीचे लिख देंगे, क्योंकि एक्स में 2 घात और वाई में 1 घात है, अतः यह समीकरण एक परवलय को निरूपित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रक्षेप्य वस्तु की गति का बिंदु पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है। अब प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार होता है, यहाँ के प्रूफ हुआ। परवलय जो होता है, परवलय जो है इस तरह से बनाया जाता है, ऐसे ये परवलय होता है, ये परवलय है। इसका समीकरण होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ऐसा अगर परवलय ऐसे बना दिया जाए तो इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जैसे आपके पास कहीं अगर समीकरण मिला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये सिद्ध है कि यह जो वक्र है वह, इससे जो वक्र निरूपित होता है वह वक्र जो वृत्त होता है। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का वर्ग है तो वृत्त होगा, लेकिन यहाँ पे एक का वर्ग है और एक का 1 घात था, इसलिए यह समीकरण जो किसको निरूपित करता है, वृत्त को निरूपित नहीं करेगा। किसको निरूपित करेगा, परवलय को निरूपित करेगा। तो पहली आर्टिकल में हमने सिद्ध किया कि गमन पथ जो है परवलयाकार होता है। इसी आर्टिकल का दूसरा पार्ट कि प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल मतलब प्रक्षेपित की गई, फेंकी गई वस्तु जो कितने समय तक वायु में, हवा में रहे, उसके लिए ये मान लें कि O से P तक जाने का समय T हो तो H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से H का मान रख दीजिए Y, U मतलब U साइन थीटा, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से तो T इसमें ज़्यादा कपार करेगा, इससे तो कम। पहला समीकरण लीजिएगा, V बराबर U प्लस GT से, इससे चलिएगा तो V हो गया 0, U हो गया कितना, U साइन थीटा, और G हो गया माइनस G और इंटू T। यहाँ से T का मान सीधे मिल जाएगा हम लोगों को कितना, U साइन थीटा बाई G। यह समय है इस वस्तु के O से P तक जाने का। तो आपको पता है कि जितने समय वस्तु नीचे से ऊपर को जाती है उतने समय में ऊपर से नीचे आती है। तो ये नीचे से उच्चतम बिंदु एक्स वाई तक पहुंचेगा। इसका निशान अगर एक्स वाई मान लिया जाए तो इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में लगा समय हो गया टी बराबर यू साइन थीटा बाई जी। तो फिर आधी दूरी ये तय हो गई, टी समय हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जो समय लगेगा वो इसी के बराबर होगा। इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं कि आप उड्डयन काल, इसलिए उड्डयन काल, फ्लाइट ऑफ मोशन, कि कितने समय तक वह वस्तु जो वायु में या हवा में रहा, इसके लिए सीधे सीधे उड्डयन काल को हम लोग टी माने तो टी बराबर हो जाएगा 2 इंटू टी, मतलब 2 घोड़े नीचे से ऊपर तक जाने में लगा समय। और स्मॉल टी का मान निकाले हम लोग यू साइन थीटा बाई जी, ये हो गया इस प्रक्षेपीय गति में वस्तु का उड्डयन का, मतलब इतने समय तक वस्तु जो है वायु में रहा और इतने समय के बाद जो है इस क्षैतिज से फिर ये नीचे चला जाएगा। अर्थात अगर पृथ्वी से प्रक्षेपित किए हैं इतने समय फिर ये आगे पृथ्वी से क्या होगा, टकरा जाएगा, वापस लौट आएगा पृथ्वी पर। इसके बाद से प्रक्षेप की ऊंचाई, ये प्रक्षेप का उड्डयन काल हो गया। अगला टॉपिक है प्रक्षेप की ऊंचाई। प्रक्षेप की ऊंचाई मतलब यह वस्तु कितना अधिकतम ऊंचाई तय करेगा।
कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, यानी कि u का मान y का मान अधिकतम कितना होगा। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए हम लोग फार्मूला लें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से उच्चतम बिंदु पे v बराबर 0, u बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 माइनस 2gh, यानी कि यहाँ से h का मान हो जाएगा कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0/2g, ये हो जाएगा प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। या प्रक्षेप जो इतनी ऊंचाई तय करेगा, किसी वस्तु को हम थीटा कोण कर प्रक्षेपित कर रहे हैं तो वह वस्तु जो है इतनी ऊंचाई तय करेगा, इतनी ऊंचाई तक जाएगा। अब अगर हमको ऊंचाई को अधिकतम करना होगा तो h के अधिकतम मान के लिए इसमें बदलने वाली राशि केवल थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए। और साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। और साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1, और ये कब मिलता है जब अर्थात ये अधिकतम कब होगा, ये अधिकतम तब होगा जब थीटा बराबर होगा 90 अंश, तभी अधिकतम होगा। यानी h बराबर होगा कितना, h मैक्सिमम का मान कितना होगा, यह होगा यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर। यही है प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई। और प्रक्षेप महत्तम ऊंचाई तभी प्राप्त करेगा जब हम वस्तु को किसी कोण पर प्रक्षेपित करने के बजाय सीधे ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंकें, उसी अवस्था में वस्तु जो है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के बाद आ जाइए प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के बाद आ जाइए प्रक्षेप का परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्ट प्रक्षेप का परास। तो कोई वस्तु प्रक्षेप पथ पर जितना क्षैतिज दूरी तय करता है, इसी क्षैतिज दूरी को हम लोग परास या रेंज कहते हैं, रेंज परास। तो क्षैतिज परास का जो मान होगा, प्रक्षेप का परास, जो क्षैतिज परास का मान होगा वह क्षैतिज वेग और उड्डयन काल, चालू हुए समय क्षैतिज वेग का मान u है और उड्डयन काल जो है या कैपिटल T निकाले थे हम लोग। तो क्षैतिज वेग में उड्डयन काल को गुणा कर देंगे, सीधे सीधे मिल जाएगा हम लोगों को क्या, क्षैतिज परास। और क्षैतिज परास का मान कितना होगा, तो क्षैतिज परास का मान हो जाएगा r इक्वल टू क्षैतिज वेग है हमारा u cos थीटा, और उड्डयन काल कितना है, उड्डयन काल था हमारा t का मान अभी निकाले थे हम लोग इसके पहले, t का मान निकाले थे 2u sin थीटा बाई 2u sin थीटा बाई g। यहाँ पे हम लोग u cos थीटा और t का मान निकाले थे हम लोग 2u sin थीटा बाई g। अब यहाँ से हो जाएगा यू स्क्वायर, बचेगा उसके बाद 2 sin थीटा इंटू कास थीटा, तो त्रिकोणमिति से इसका मान हो जाएगा sin 2 थीटा बाई जी। sin 2 थीटा को तोड़ेंगे तो यही मिलेगा sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कास थीटा। तो वो था तो उसके जगह कितना लिख दिया गया, छोटा सा हो गया, ये हो गया r। ये है क्षैतिज परास का सूत्र। अब r के अधिकतम मान के लिए, r के अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए, r मतलब क्षैतिज परास का अधिकतम मान कब होगा, जब sin 2 थीटा का मान अधिकतम होगा। और sin 2 थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1। और sin में 1 कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है 90 अंश। यानी कि हम लोग यहाँ पे 2 थीटा बराबर 90 अंश लें, यहाँ पे थीटा बराबर निकलेगा कितना 90/2, यानी कि 45 अंश। यानी कि किसी वस्तु को हम लोग 36 से 45 अंश के कोण फेंकें, उस समय परास का मान जो है अधिकतम होता है, और अधिकतम मान होता है u स्क्वायर बाई जी। u स्क्वायर बाई जी। और यहीं पे हम लोग h मैक्सिमम का मान निकाले थे, अधिकतम ऊंचाई का h मैक्सिमम मान कितना था, u स्क्वायर बाई 2g।
तो 1/2 हुआ, पूरे u² g कर सकते हैं। और u² g हम लोगों का है क्या, r मैक्सिमम। यानी r मैक्सिमम का जो मान होता है, r मैक्सिमम का जो मान होता है वह 2 × h मैक्सिमम के बराबर होता है। r मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वह 2 × h मैक्सिमम के बराबर होता है, h मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति 1 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता है तो अधिकतम 36 परास कितना प्राप्त कर सकता है, इसका 2 गुना अर्थात 2 मीटर। उसके पहले यहाँ आइए, ये 45 अंश का कोण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको अगर अधिक परास चाहिए तो अधिक परास के लिए हम लोग 36 से थीटा बराबर 45 अंश के अगर वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं तो ये वस्तु जो है अधिकतम परास प्राप्त करेगा। अब कोण का मान 45 अंश से कम है तभी परास कम हो जाएगा, अब कोण का मान 45 अंश से अधिक है तभी परास कम हो जाएगा। अगर ये हम लोग प्रक्षेप के कोण जो है बहुत अधिक कर देंगे तभी पास रह जाएगा, बहुत कम करेंगे तभी पास होगा। अधिकतम परास तभी मिलेगा जब हम लोग वस्तु को 36 से 45 अंश के कोण पे प्रक्षेपित करेंगे तब। अब 30 अंश के प्रक्षेपण पे वही मान मिलेगा जो 60 अंश के प्रक्षेपण में मिलेगा। अधिकतम मान वही तब मिलेगा हम लोगों को जब हम लोग 36 से 45 अंश के कोण प्रक्षेपित करेंगे। इसीलिए खिलाड़ी जो है भाला क्षेपण या गोला क्षेपण या वो डिस्क थ्रो, जितने फेंक वाले खेल होते हैं इन सभी खेलों में खिलाड़ी जो है वस्तु को फेंकता है तो फेंकने में बल तो लगता है, ठीक है, बल रहेगा, अधिक रहेगा तो वस्तु भी अधिक दूरी तक जाएगी, लेकिन अधिकतम दूरी वो वस्तु तभी तय करती है जब उसका जो प्रक्षेप के कोण है वह प्रक्षेप कोण जो है 36 से 45 अंश के कोण पर फेंका जाए तब वो वस्तु जो अधिकतम दूरी तय कर पाती है या तय करती है। लंबी कूद में भी खिलाड़ी जो है इसी कोण पे अगर जब मारता है लॉन्ग जंप में तभी वो अधिकतम दूरी तय कर पाता है। अब वस्तु के प्रक्षेप्य होने के सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हर प्रकार की गति जो है प्रक्षेप्य गति हो जाएगी। 36 से किसी कोण पे अगर हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल को फेंकें, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल जो अंतर्द्वीपीय मिसाइल हैं, मतलब एक द्वीप से दूसरे द्वीप में, मतलब एशिया महाद्वीप से फेंक दी उसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या अमेरिका महाद्वीप पे, तो इतनी लंबी दूरी के लिए प्रक्षेप पथ जो है इतनी लंबी दूरी के लिए ये जो पथ है, यह पथ जो प्रक्षेप पथ नहीं रह जाता है। प्रक्षेप पथ के लिए आवश्यक है कि r का मान जो है बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रक्षेप वेग भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। प्रक्षेप वेग का मान भी एक सीमा से अगर अधिक हो गया तभी यह प्रक्षेप गति जो हम लोग सिद्ध किए हैं कि प्रक्षेप पथ जो है परवलयाकार होता है, वो परवलयाकार नहीं होगा। तो ये दो मुख्य बातें हैं जिसे हम लोग ध्यान में रखें तो प्रक्षेप पथ जो है परवलयाकार मिलेगा। जैसे कि बहुत अधिक दूरी तक वस्तु को नहीं फेंका जाना चाहिए। दूसरा, प्रारंभिक वेग बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। एक और सम्मिलित कर सकते हैं कि ऊंचाई भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई जब बहुत अधिक होगी तो बहुत अधिक ऊपर जाने पे जी का मान बदल जाएगा। और हम लोगों के सूत्र में जहाँ जहाँ जी आया है उसमें हम लोग नियत मान के चले हैं, तो इसको भी सम्मिलित कर सकते हैं कि बहुत ऊंचाई पर भी वस्तु को नहीं जाना चाहिए। यानी कि प्रक्षेप पथ कब तक वस्तु का बना रहेगा, जब तक उसका वेग बहुत अधिक नहीं होगा, बहुत अधिक परास नहीं होगा या बहुत अधिक ऊंचाई नहीं होगा। इन तीनों कंडीशन को सही रखें तो हम लोग किसी वस्तु को 36 से किसी कोण पर फेंकें, इस वस्तु की गति का पथ जो है परवलयाकार होगा, अर्थात वस्तु का गति जो है प्रक्षेप गति होगी। प्रक्षेप गति के अंतर्गत ही वो गति जो है आएगा। ठीक है, यहाँ आके प्रक्षेप गति वाला पॉइंट पूरा हो जाता है। इसके बाद से हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला पार्ट मतलब प्रक्षेप। इस पर जितना एक्सरसाइज है सवाल लगाइएगा। इसके बाद से न्यूटन के गतिविषयक नियम बल, तो न्यूटन गतिविषयक नियम जो अगले वीडियो में एक्सरसाइज लगाइएगा। ओके।